नमस्कार, आदाब, हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल। आपके चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान के मन से मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। इसी के साथ दर्शकों नमस्कार। डीडी बिहार की मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हम एक विशेष मेहमान के साथ। क्यों अनामिका? बिल्कुल मुस्कान। दर्शकों, असफल वो होते हैं जो कोशिश किए बिना ही हार मान जाते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो हमें गिरने से, हारने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए, क्योंकि गिरने का मतलब हारना नहीं होता। अगर ऊंची छलांग लगानी है तो एक कदम पीछे लेना ही होगा। इसीलिए जब ज़िंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं, उससे सीखें, ताकत के साथ आगे बढ़ते रहें। वो कहते हैं ना, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। जो डरते हैं उनका कुछ नहीं होता और जो लड़ते हैं उनके कदमों में जहान होता है। बिल्कुल अनामिका, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि जो लड़ता है उनके ही कदमों में जहां होता है। वो कहते हैं ना, जब सफलता की राह में कई बार हमें असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे हमें निराश होने की, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे सीखने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं ना, जो सीखता है, उठता है, वही जीवन में फिर आगे बढ़ता है। और सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। इसलिए दर्शकों, कभी भी अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन, दृढ़ निश्चय के साथ आपको सफलता, अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्ति होती है। और इसी के साथ अनामिका, जब भी दिन की जो शुरुआत होती है ना, तो जो सुबह का समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान होता है, क्योंकि इस वक्त हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। एक दिन की नई शुरुआत होती है और हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जो दिन की शुरुआत हो, अगर एक अच्छी सोच के साथ हम करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं, जो पूरे दिन के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है। क्यों अनामिका? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है मुस्कान। हाँ, तो इसी के साथ दर्शकों, चलिए आज के दिन के और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे अनमोल वचन के साथ। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदें आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फैशन, फैशनेबल एसेसरीज़, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और बहुत पसंद आती हैं। बदलते समय के साथ फैशन, टेक्नोलॉजी की परिभाषाएं भी बदली हैं और एक नया रूप ले रही हैं। आज के कार्यक्रम में हम फैशन, बदलते स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में जो विशेष मेहमान मौजूद हैं वो हैं डायरेक्टर निफ्ट कैंपस पटना के। इनके बारे में आपको और बताऊं तो इन्होंने 1996 में आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन किया और प्रेजेंटली आप डायरेक्टर हैं निफ्ट पटना कैंपस के तौर पर अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं कर्नल राहुल शर्मा जी का। सर, कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, बिहार बिहान में बुलाने के लिए शुक्रिया। सर, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। निफ्ट के जो मूल उद्देश्य हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, निफ्ट एक संस्थान है जहाँ पर नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होकर सबसे टैलेंटेड बच्चे आकर ज्वाइन करते हैं जिनका इंटरेस्ट हो फैशन की दुनिया में, फैशन डिज़ाइनिंग में, फैशन स्टाइलिंग में, फैशन कम्युनिकेशन में या फैशन मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल करने का। और जो इस फील्ड में बच्चे आगे बढ़ के कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो निफ्ट के जो आप कह रहे हैं जो मूल उपदेश है या जो मूल उनका फोकस है निफ्ट का, कि जो टैलेंटेड बच्चे निफ्ट ज्वाइन करें वो पूरी तरीके से, स्किल्ड तरीके से तैयार होकर इंडस्ट्री ज्वाइन करें। बिल्कुल। और साथ ही अनामिका, ये चीज़ जैसा कि आपने शुरू में ही बताया कि कहीं ना कहीं बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदला है, फैशन में भी बदलाव आए हैं, टेक्नोलॉजीज़ में बदलाव आए हैं। और साथ ही सर, जब भी फैशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि तब के और आज के दौर में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं फैशन में भी। एक काफ़ी लोग पहले साड़ी पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, अब उसमें भी एक न्यू टच हम देखते हैं।
सेम ट्रेडिशन के साथ लेकिन एक न्यू टच रहता है। आज हम देखते हैं कि एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि साड़ी की ही अगर हम बात करें तो प्री ड्रेप्ड साड़ियाँ भी लोग पहनते हैं, इसी को एक न्यू स्टाइल में पहनते हैं। तो बदलाव तो आ रहे हैं, फैशन में भी काफ़ी कुछ बदलाव देख रहे हैं। तो निफ्ट इसको किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है, इस बारे में कुछ बताएंगे? बहुत ही दिलचस्प पहलू पे आपने सवाल पूछा है, तो इसके बारे में बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। शुरुआत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल की जनरेशन सस्टेनेबिलिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस रखती है, और सस्टेनेबिलिटी के साथ उनको ये चाहिए कि दो पहलू हो गए हैं फैशन के, एक होता है फास्ट फैशन, एक होता है स्लो फैशन। तो फास्ट फैशन वो हुआ जो फैशन ऑन द गो हुआ, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मानो प्री ड्रेप्ड साड़ी ही हो, या वैसे वाले कपड़े जो लोग पहने कुछ दिन इस्तेमाल करें और फिर उनको रीपर्पस करने के लिए अलग कर दें। और दूसरा हो गया स्लो फैशन, जिसमें कि हाथ से बुने हुए या थोड़े कीमती कपड़े वैसे बनाए जाएं जो लोग रखें, टाइम टाइम पे पहने और काफ़ी सालों तक उनका उसका इस्तेमाल करें। तो ये दो तरीके के फैशन ये भी हो गए। अब निफ्ट में सबसे पहले जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो हम उनको 1 साल के लिए तो एक फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो 12वीं क्लास के बाद ही आते हैं। तो 1 साल तक उनको फाउंडेशन देने के बाद जो आज के दौर में जो सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं वही इंडस्ट्री में आएंगे। जो इंडस्ट्री में बदलाव आएंगे हम अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करते हैं। तो जो सोसाइटी में चेंज आ रहे हैं वो ये है कि लोग सस्टेनेबल फैशन चाहते हैं, लोग इंक्लूसिव फैशन चाहते हैं। इंक्लूसिव फैशन का मतलब ये हुआ कि हर टाइप की एथेनिसिटी, हर टाइप की बॉडी शेप, हर कल्चर में लोग अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पहले शायद चॉइस थोड़ी कम थी, अब लोग चाहते हैं कि हम अपना कल्चर, अपनी पहनाव का तरीका, अपना स्किन कलर कह लीजिए, अपना जो वेदर पैटर्न है, साउथ एशिया हुआ या मान लो नॉर्थ का रीजन अलग हो गया, हर दुनिया का रीजन अलग है। तो हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी अब ये चाहता है कि वो अपने आप को अपने तरीके से एक्सप्रेस करें। तो हर एक आदमी चाहता है एक्सक्लूसिविटी। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें अब मार्केट में हैं। जी हैं सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर बिहार की बात करें, बिहार की कल्चर कितनी डाइवर्स है और यहाँ कई तरह के आर्ट फॉर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन आर्ट फॉर्म्स को, इन आर्ट को आप रिवाइव करने के लिए अपनी तरफ से क्या कोशिश करते हैं? तो निफ्ट में हम 3 पहल तो हर सेमेस्टर में ही करते हैं, जिसे सबसे पहले कहते हैं क्राफ्ट रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन, जो कि होता है CRD, जिसमें हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो जितने क्राफ्ट कल्चर क्लस्टर हैं वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे जितने आर्टिजन्स हैं उनके साथ रहकर उनके साथ उनका आर्ट सीखते हैं और उनको जो आजकल इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट थिंकिंग चल रही है उसके साथ अपना जो आइडियाज़ हैं आदान प्रदान करते हैं और उनसे सीख कर वापस आते हैं और उनकी फिर पूरी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि ये इसकी हिस्ट्री क्या रही है, आज की डेट में उनका क्या स्टेट है और हम इनको किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरी पहल है आर्टिजन अवेयरनेस वीक, जिसमें हम सारे आर्टिजन जितने हैं उनको निफ्ट में इनवाइट करते हैं। वो हमारे साथ तकरीबन 1 हफ्ते तक रहते हैं और फिर यहाँ पर हमारे जितने प्रोफेसर हैं, जितने फैकल्टी हैं, वो उनको मिलकर लेटेस्ट डिज़ाइन टेक्निक, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री के बारे में उन्हें अपडेट देते हैं कि वो किस तरीके से अपना आर्ट क्राफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को रीस्किल कर सकते हैं। एक बात तो ये भी हो गई। तीसरी बात हुई क्राफ्ट बेस्ड डिज़ाइन प्रोडक्ट। तो ये जो होता है इसमें हमारे स्टूडेंट जो हैं वो जाते हैं क्लस्टर में दोबारा और वहाँ पर जाकर जितने आर्टिजन्स हैं उनके साथ रहते हैं, पूरा जो उनकी हुनर है उनके साथ बैठ के सीखते हैं और अगेन उनको दोबारा जितना टेक्नोलॉजी में जितना डेवलपमेंट हुआ है उस सब से अवगत कराते हैं। तो ये पहल 3 तरीके से तो रूटीनली हम लोग करते रहते हैं। इसके सिवाय हमारे पास निफ्ट में कई बार क्राफ्ट बाज़ार भी लगते हैं।
और क्राफ्ट बाज़ार में हम इनको जितने आर्टिज़न होते हैं उनको इनवाइट करते हैं, वो हमारे पास आके अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करते हैं और जिसके लिए हम उन्हें कॉम्पनसेशन भी देते हैं, जैसे उनका कोई नुकसान ना हो। तो वो यहाँ पर आकर अपना एग्जीबिशन लगाएं, जितने लोग देखने आते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, अपने जो क्राफ्ट है उसको दर्शाने का मौका मिले और लोग चाह रहे हैं उसको समझ पाएँ, कुछ अपनी सेल भी कर पाएँ। तो ये कुछ पहल तो निफ्ट रूटीनली करते ही रहते हैं। सर बहुत अच्छी पहल आपकी तरफ से ज़्यादा हम अपने आर्ट्स को कैसे लोगों तक पहुंचा सके ताकि वो सुरक्षित रहे, प्रिजर्व रहे, हम उसे कंजर्व कर सके। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जब फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो जहन में मन में ये बात आती है ड्रेस डिज़ाइन, बट ऐसा नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है खुद में। आपसे जानना चाहेंगे इसके तहत और क्या क्या चीज़ें आती हैं फैशन डिज़ाइनिंग के तहत अंतर्गत? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है। जब भी कोई बाहर से निफ्ट में आते हैं तो वो यही सोच के आते हैं कि यहाँ पर निफ्ट में खासकर सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग होती होगी, मगर निफ्ट के कई पहलू हैं जिससे हर एक आम आदमी अवगत नहीं है। डिज़ाइन तो है ही है, फैशन डिज़ाइनिंग। दूसरा एक हमारा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तीसरा है फैशन कम्युनिकेशन। चौथा है एक्सेसरी डिज़ाइन। पांचवा है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और आखिरी में हम 2 साल का एक मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कराते हैं। तो जो स्टूडेंट 12वीं के बाद अगर निफ्ट को ज्वाइन करता है तो उसके पास तकरीबन 5 अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं और 6वीं होती है मैनेजमेंट। तो वो फैशन डिज़ाइनिंग सीख सकता है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन या फैशन में टेक्नोलॉजी या उसकी मैनेजमेंट। तो ये सारे ही अलग अलग पहलू हैं, इन सब की दुनिया बहुत ही विस्तार और अलग है। थैंक यू सर। और बहुत अच्छा चर्चा हमारा हुआ और बहुत सारी जानकारी आपसे हमें निफ्ट के बारे में मिली। आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्टूडियो में हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर रमाकांत झा हैं। ये आपको बता दूं कि पूर्व अध्यक्ष हैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग NIT पटना में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर। नमस्कार। सर अगर हम NIT की बात करें तो हम ये जानते हैं कि बदलते दौर में हम काफ़ी कुछ बदलाव देख रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हमने गेस्ट सर से भी बात की तो फैशन के बारे में हमने बात किया। अगर हम सर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो बदलते दौर में क्या कुछ टेक्नोलॉजी में बदलाव आप देखते हैं? यदि हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की बात करें टेक्नोलॉजी में तो बहुत बदलाव आया है। हम भविष्य की तरफ देख रहे हैं, उसमें इनोवेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें कि हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ वर्षों में आपने देखी होंगी कि हमारे देश में ही बन रही हैं। बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। एक बड़ा छोटा एग्जाम्पल मैं इनोवेशन का बताता हूँ बच्चों को कि नीडल किसी ने एक ज़माने में बनाई होगी सुई, और सबको इंजेक्शन तो लगा होगा। कोरोना में तो मेरे ख्याल से सभी को लगा इंजेक्शन। उन्होंने क्या किया, उस आदमी ने उसमें एक पीछे की तरफ छोटा सा सुई में छेद कर दिया। इंजेक्शन में तो आगे होता है। और आज जितने भी कपड़े हम लोग पहने हुए हैं वो स्विंग मशीन, सिलाई मशीन की जो नीडल है उसका कमाल है। ये है इनोवेशन। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए आपको, बट लॉजिकल चाहिए। जहाँ आवश्यकता है, हमारे देश में आवश्यकता है, वो चाहिए। और अभी कुछ देर पहले मैंने देखा टीवी में प्रोग्राम आ रहा था कि अमेरिका ने उस पेटेंट को एक्सेप्ट कर लिया, तब हम मानते हैं कि हाँ भाई ये एक्सेप्टेबल है। तो नीडल जैसे उदाहरण बताया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल मोटर बाइक्स में। क्या हमारे कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है हम जैमर लगा दें? क्या ऐसा सिस्टम हो सकता है कि बाढ़ में हमें पता नहीं होता यहाँ गड्ढा है, बाढ़ का पानी भरा हुआ है? बॉम्बे का कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि वो जा रहे थे, छाता लेके डॉक्टर थे, अचानक वो गड्ढे में मेन होल में चले गए। क्या हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, टॉर्च बना सकते हैं, कोई सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमें पता कर सकें कि कहाँ गहराई ज़्यादा है, कहाँ कम है, जिससे हम अपनी मोटरसाइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल, पैदल आराम से क्रॉस कर सकते हैं। साथ ही सर आपने इनोवेशन की अभी बात की है और नए टेक्नोलॉजीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो कहीं कहीं ना हम देखते हैं अनामिका कि कहीं ना कहीं हमारे काम को भी काफ़ी ज़्यादा इसने आसान कर दिया है टेक्नोलॉजीज़ ने। बिल्कुल सही ये बात आपने बोली। काम मैन पावर कम हो गए हैं, इक्विपमेंट्स इतने आ गए हैं, टेक्नोलॉजीज इतने एडवांस हो गए हैं कि हमें मैन पावर शॉर्ट करके और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं अपने काम में।
जी बिल्कुल, अभी तो उस दिशा में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। एआई की बात चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूज़ एंकर भी एआई के थ्रू आ गए हैं आजकल। आप देखिए न्यूज़ चैनल्स में वो भी फील्ड में होते हैं एक न्यूज़ एंकर, उन्हीं के जो एआई वाले होते हैं वो स्टूडियो में होते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले क्या होता था, हम लोग टीवी में प्रोग्राम देखते थे तो मोगली देखते थे, उसमें हर चीज़ नकली होती थी और पीछे का सीन भी नकली होता था। तो उसको हम लोग बोलते थे कि भाई चलिए वर्चुअल रियलिटी है। उसके बाद हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी में आ गए। पीछे आपको दिखेगा कि ताजमहल है, पीछे दिखेगा लाल किला है, लेकिन आगे जो था वो कार्टून होता था। दैट इज़ ऑगमेंट रियलिटी। अब हम आ गए मिक्स्ड रियलिटी में। आगे जो कई मूवीज़ भी अभी आ गई हैं, बहुत सारी मूवीज़ आई हैं जिसमें कि पीछे का सीन भी फॉरेस्ट एक्चुअल दिखाते हैं और जो आगे कलाकार हैं वो भी असली होते हैं, लेकिन वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे चली गई है। डिजिटल इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हर चीज़ें हम देख रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आने से बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत फ़र्क पड़ा। सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे, बदलते दौर में कंपटीशन की बात करें तो कम्पीट करने के लिए क्या मूल्यों को आत्मसात करने की ज़रूरत होती है छात्रों की, अगर बात करें तो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो छात्र हो, हम हो, आप हो, खुश रहना चाहिए जी। और खुश रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुश दिखाने के लिए ज़रूरत है। वो बहुत महंगा शौक़ है। बिल्कुल, यदि हमें खुश दिखाना है कि हम बहुत खुश हैं, वो दिखाना। दूसरी बात क्या है कि जब हमारा विद्यार्थी स्कूल में होता है तो पड़ोसी रिश्तेदार आएंगे, और उसका एक बड़ा सिंपल मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जब कोई हमारे घर के बाहर कचरा डाल दे या हमारे घर में कचरा फेंक के चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तुरंत या तो उससे लड़ाई करेंगे या कचरे को बाहर निकालेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब हमारा विद्यार्थी स्कूल में होता है तो माँ बाप को आकर के उसके मन में लोग कचरा डाल देते हैं कि देखो उनका बच्चा इंजीनियर बन गया, उनका बच्चा डॉक्टर बन गया, आपका बच्चा क्या बन रहा है। तो शायद हमें उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स के लिए मैसेज है, जो गार्जियंस हैं उनके लिए मैसेज है कि ये कचरा साफ़ करने की ज़रूरत है। उनको खुश रहना चाहिए और बच्चे को फ्रीडम ऑफ लाइफ, उसको फ्री माइंड से पढ़ने देना चाहिए। अब जहाँ तक बच्चों का सवाल है, वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद शाम को आए और यदि वो 10 मिनट 15 मिनट जो पढ़ाया गया है उसको पढ़ लें तो मेरे ख्याल से बहुत आगे निकल जाएंगे। और तीसरी बात, जो बच्चा होता है उसको ट्रस्ट होना चाहिए पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, या जिनको वो मानता है। एक बार एक बच्चा जा रहा था हवाई जहाज़ में और वो हवाई जहाज़ अचानक ऊपर हवा में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा। वो बच्चा अपना जो है कॉमिक्स पढ़ रहा था कंटिन्यूसली। सब घबरा रहे हैं, क्योर्स हो गया, कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई अल्लाह का नाम ले रहा है, कोई अपने वाहे गुरु कर रहा है, सब बिल्कुल क्योर्स हो गया, सब रोने चिल्लाने लगे। वो बच्चा तब भी पढ़ रहा है। पायलट ने थोड़ी देर के बाद उसको कंट्रोल कर लिया जहाज़ को, और वो फिर ऊपर की तरफ गया और फाइनली वो लैंड कर गया। तब भी वो पढ़ता रहा। जब उतरने लगे तो बगल में जो बैठे हुए थे बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि यार देखो, इतना डिस्टर्ब हुआ, हम लोग मरने वाले थे और फिर भी तुम निश्चिंत थे और अपना कॉमिक्स पढ़ रहे थे। तो मालूम है बच्चे ने क्या कहा कि पायलट इज़ माय फादर, पायलट मेरे पिताजी हैं, वो हमारा नुकसान होने नहीं देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। यही है जो आपके देश को देख रहा है, जो आपके परिवार को देख रहा है, जो आपके कॉलेज को देख रहा है, जो आपके इंस्टीट्यूट को देख रहा है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे पिताजी हों, चाहे हेड हों, चाहे जो आपके मुखिया हों। यदि आपको उनके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, तो आपका नुकसान हो ही नहीं सकता, जिसकी बहुत कमी आ गई है अभी। बिल्कुल। और साथ ही सर, जब भी हम किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, किसी भी फील्ड में, देखते हैं कि जो स्किल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम इंजीनियरिंग की ही बात करें तो इसमें स्किल्स कितना इम्पॉर्टेंट होता है? इंजीनियरिंग क्या, जो घर में जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनका भी स्किल बहुत, और बड़े बड़े शेफ़ आजकल बड़े बड़े होटलों में मिलता है खाना, वो ही सोशल साइंस वाले हैं, वो ही बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। स्किल डेवलपमेंट का हमारे भारत सरकार के प्रोग्राम भी चले,
जिसमें आपको स्किल आना चाहिए, क्योंकि उसी की वैल्यू है। यदि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमें कार चलाना नहीं आता, यदि हमें सिविल इंजीनियरिंग, यदि हमें बिल्डिंग बनाना नहीं आता है, हमारे पास सब मटेरियल है, बालू है, सीमेंट है, छड़ें हैं, गिट्टी है, ये 4 चीज़ों से हमने बना लिया घर। लेकिन यदि हम स्किल वाले हैं तो दीवार सीधी बनेगी, यदि हमें स्किल आता है तो फर्श बहुत अच्छी बनेगी। तो स्किल तो आपके कैमराज लगे हुए हैं, ज़रा सी स्किल में कमी होगी तो आपका लाइव टेलीकास्ट खराब हो जाएगा। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्षेत्र में स्किल चाहिए, चाहे वो बागवानी का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे यहाँ जो आपका फैशन डिज़ाइन ले लीजिए, जो आपका इस ऑरा है, इस रूम में बैठने का अरेंजमेंट है, कहाँ लाइट्स होनी चाहिए, स्किल चाहिए उसमें, हर चीज़ में स्किल चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेडिशनल मूल्यों को बचाते हुए, नए अडेप्टेशंस को शामिल करते हुए, इन सारी चीज़ों को करते हुए NIT का क्या रोल है, क्या मोटो है? NIT नहीं, पूरे देश में अभी नई शिक्षा नीति आ गई है, और नई शिक्षा नीति में हमें अपने संस्कृति को, धरोहर को, जो पुराने जो हमारे आचार्य थे, गुरु थे, जो गुरुकुल था, उस प्रथा को बनाए रखना है। और हमारे सरकार द्वारा, हमारे NIT द्वारा, हमारे अलग अलग संस्थानों द्वारा इसको पूरी तरह से लागू किया गया है और लगाया जा रहा है। इसमें हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम अपनी पुरानी संस्कृति को भी रखेंगे, बचाए रखेंगे, धरोहर को बचाए रखेंगे और भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। चलते चलते आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के हाइलाइट्स बताते जाएं। 1:30 पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम, और 2:30 पर आप देख सकते हैं बिहार थिएटर। तो मुस्कान, कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ दर्शकों, अगर आप भी अपना कोई सुझाव या हमें कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप हमारे पता पे दे सकते हैं। आपको बता दें कि हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहार, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना। साथ ही दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा email ID है director ddkpatna@gmail.com।